गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको पिछले कुछ दिनों से एक श्रृंखला के रूप में राजा राम मोहन राय के विचारों से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। कल हमने उनके आर्थिक विचार देखे थे। आज हम राजा राम मोहन राय के समग्र योगदान की बात करेंगे कि उनका भारतीय राजनीति को या समाज को क्या योगदान रहा है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस लेक्चर को आप अतिरिक्त ध्यान से सुनिएगा। पहला बिंदु है, आप इस बात से सहमत होंगे कि कितना संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। यहाँ अगर उन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है तो गलत नहीं कहते। कारण ये है कि उनके विचार, उनके कार्यक्रम और उनकी भविष्यगामी दृष्टि तीनों इतनी महत्वपूर्ण है कि वो उन्हें समकक्षों में प्रथम बनाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि उस समय और भी बहुत से व्यक्ति कार्य कर रहे थे। हाँ, सही है। इतने बड़े समाज में, इतने बड़े क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय उसमें विशिष्ट थे। और वो क्यों थे, उनका स्थान महत्वपूर्ण क्यों था, ये बात हम आज के अपने इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। पहला बिंदु इसका है महान समाज सुधारक। यहाँ समाज सुधार तो बहुत से हुए हैं। राजा राम मोहन राय से पहले भी थे, उनके समय भी रहे और उनके बाद भी रहे। दरअसल आप ये पाएंगे कि समाज में सुधार की जो ये प्रक्रिया है, ये अनवरत चलती है। समाज कोई तालाब नहीं है, समाज नदी है, बहती रहती है, अपनी सफाई खुद भी करती रहती है। समाज के भीतर से, समाज के बाहर से सुधारने की, आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन ये जो महान विशेषण है, ग्रेट, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। राजा राम मोहन राय उस समय समाज की जिन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और अपना जो एक प्रत्युत्तर दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि समाज सुधार में दो परेशानियां सामने आती हैं। या तो आप अपनी सभ्यता संस्कृति को बिल्कुल नकार दें, तो आप पर यह आरोप लग सकता है कि आप अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। और यदि आप बिल्कुल पश्चिम के रंग में रंग जाते हैं, तो फिर आप पर दूसरे इल्ज़ाम लगते हैं कि आपने द्रोह किया, आप छोड़ के चले गए। यानी अपनी संस्कृति में रहते हुए उसके सुधार के प्रयास करना सबसे मुश्किल काम है, और राजा राम मोहन राय ने वो किया। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो या सामाजिक या वैधानिक, कानूनी, तीनों क्षेत्रों में उनका योगदान अति महत्वपूर्ण और विशिष्ट रहा है। जैसे उदारता, मैंने अपने कल के व्याख्यान में आपसे कहा था कि उदारता इस बात में छिपी होती है कि आप खुद किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना आए और ना ही किसी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, बल्कि आपकी मन स्थिति उस स्थिति में स्थिर रहे जब आप दूसरे की अच्छाइयों को स्वीकारने में तत्पर रहें। यदि आपने ये मान लिया कि केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरा आपसे हीन है, तो आप कभी उदार नहीं हो सकते। अब आप उन विचारों को ध्यान में लाइए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, चाहे उनके सामाजिक विचार हों, चाहे धार्मिक, चाहे प्रशासनिक सुधारों के उनके प्रस्ताव हों जो उन्होंने सुझाव दिए, या अर्थव्यवस्था में सुधार की जो उन्होंने बात की। आप एक एक उदाहरण में ऐसा पाएंगे कि वो पश्चिम का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक छाट कर, वो हर चीज़ की खिलाफत नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए उन्होंने भारतीय दर्शन का कभी विरोध नहीं किया। ऐसी
ढेरों पुस्तकें हैं जो उन्होंने पढ़ी, उनके अनुवाद किए। यहाँ तक कि आप ताज्जुब करेंगे, मैंने पढ़ा है आपको कि उन्होंने कई बांग्ला पुस्तकों के, संस्कृत पुस्तकों के अरबी, फारसी और अंग्रेजी में अनुवाद किए, ताकि वे लोग भी जान सकें कि भारत की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इन पुस्तकों में क्या दिया हुआ है। वो अपनी भाषा में उसको पढ़ें और फिर समझने का प्रयास करें। जैसे हम शिक्षा की बात करें, हम क्योंकि हम लोग जुड़े हुए शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ये व्यक्ति है जो कह रहा है कि विदेशी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, अंग्रेज़ी का सीखने का समर्थन कर रहे हैं, अंग्रेज़ी स्कूल खोलने की वकालत कर रहे हैं, विरोध भी झेल रहे हैं। लेकिन उनके पीछे उनका जो तर्क है, देखिए उनका जो उदारवाद है वो तार्किक है, रेशनल है, भावुक या इमोशनल नहीं है। उनका मानना ये था कि संस्कृत, बांग्ला और जो अन्य स्थानीय भाषा हैं, कहीं उनको सीखना गलत या ख़राब नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम अपने ज्ञान विज्ञान में, तर्क शक्ति में और कई वैज्ञानिक उपलब्धियों में हमसे बहुत आगे है। तो यदि हम उनको सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके माध्यम से हम अपने दर्शन को भी संपूर्ण और विकासशील बना पाएंगे। दूसरा उनका जो बिंदु है, शाश्वत मानव मूल्यों का प्रतिपादन। अब देखिए यहाँ इस चीज़ पर आइए, आपने पढ़ा है कि उन्होंने लगभग सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया, बल्कि उनकी मूल भाषाओं में जाकर किया। पहले भाषा सीखी, फिर उन पुस्तकों को पढ़ा। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब आप अनुवाद पढ़ते हैं ना, तो जो अनुवाद कर रहा है उसका अपना व्यू या अपना दृष्टिकोण अनुवाद पे कई बार हावी हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने उन भाषाओं को सीखकर उन मूल ग्रंथों को पढ़ा और ये पाया कि मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि मनुष्यों में अंतर है या मनुष्यों में भेद करना चाहिए या मनुष्यों में प्रजातिगत, जातिगत, रंग भेद, फ़र्क होने चाहिए। और ये उस समय के समाज को उनकी बहुत बड़ी देन थी, जो आज तक जारी है। अब देखिए, अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। एक रिसर्च हुई है प्राणी शास्त्र में जो ये कहती है कि दुनिया के जितने मनुष्य हैं उनका डीएनए 99.99% मैच करता है। 0.001% का फ़र्क है बस। अब उस पर भी जांच चल रही है कि ये भी क्यों है, यानी सब मनुष्य बराबर हैं, विज्ञान ने सिद्ध किया है। तो समाज में अंतर क्यों? राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में इस बात की बात कर रहे हैं। और आप देखिए, जब वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं तो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें किसी भी धर्म विशेष का प्रभुत्व नहीं है। मूलतः वो उन्हीं लोगों को सदस्य बना रहे हैं जो सभी धर्मों में आस्था रखते हों, उनकी अच्छाइयों को सीखने में तत्पर हों और अपनी बुराइयों को त्यागने के लिए तैयार हों। तीसरा बिंदु, स्वतंत्रता का समर्थन। यहाँ देखिए, मैंने शब्द प्रयोग किया है स्वतंत्रता। इसके बहुत से आयाम हैं, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक। राजा राम मोहन राय हर प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वच्छंदता का नहीं। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में फ़र्क है। राजा राम मोहन राय का स्पष्ट तर्क है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने धर्म के सुधार के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो इसमें अपनी एक सक्रिय भागीदारी निभा सके। चाहे प्रशासन हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, उसका उद्देश्य व्यक्ति को मुक्त करना है, बांधना नहीं है। और राजा राम मोहन राय ने इस संदर्भ के अंदर बहुत ही मजबूती से काम किया और अपने विचार आगे रखे और हर मंच पर वो अपनी इन बातों पर स्थिर रहे, कायम रहे। अगला बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्त्री स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर। देखिए, असमानता केवल दो धर्मों या दो मजहबों के बीच में नहीं होती। कई बार आप पाएंगे एक ही धर्म में, एक ही संस्कृति में भी आपको अंतर दिखाई देंगे और होते हैं। और ये अतीत की बात नहीं है, आप यदि वर्तमान को देखेंगे तब भी आप पाएंगे कि ये फ़र्क है, दिखाई देता है। लेकिन दिखाई देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण फिर ये हो जाता है कि आप उस पर प्रतिक्रिया कैसी देते हैं, आपका जो दृष्टिकोण है वो उसके प्रति क्या है।
यदि खाली सकारात्मक सोच है लेकिन सकारात्मक कार्रवाई नहीं है, तो उस सोच का होना क्या और ना होना क्या। राजा राम मोहन राय उस वक्त, मैं एक उदाहरण लूँगा, वो व्यक्ति स्त्रियों को पढ़ाने की बात कर रहा है, वो शख्स उन्हें संपत्ति में अधिकार की बात कर रहा है, और जो उनकी अभूतपूर्व देन है यानी सती प्रथा पर नियंत्रण, शताब्दियाँ याद रखेंगी उनके इस कार्य की जो उन्होंने किया है। ठीक है, उस समय जो सती प्रथा को बैन किया गया, वो नियम कायदे कानून इतने सख्त नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो नींव के पत्थर हैं। हम राजस्थान के निवासी हैं, वो रेगिस्तान के अंदर पड़ने वाली बारिश की वो फुहार हैं जो गर्मी के बाद पड़ती है ना, तो वो फुहार दिखती नहीं है, गायब हो जाती है, धरती में समा जाती है, लेकिन वो आने वाली बूंदों का रास्ता खोलती है। राजा राम मोहन राय का ये प्रयास शताब्दियों तक याद रखा जाएगा। स्त्री अधिकार के लिए जो वो पुरुष लड़ा है, उससे पहले और उनके बाद इतने गंभीर प्रयास शायद किसी ने नहीं किए। अगला बिंदु ये जुड़ा हुआ है राजनीति विज्ञान से, अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन। राजा राम मोहन राय इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वे प्रेस की आज़ादी और अन्य प्रकार की आज़ादियों के विशेष पक्षधर थे। उनका वो वाक्य मैंने आपको पढ़ाया है, जब वो उन्होंने लिखा है अपने एक पत्र में कि दुनिया के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब प्रेस को बैन करने से कोई क्रांति रुक गई हो या प्रेस की आज़ादी से कोई क्रांति आ गई हो। हाँ, आज़ाद प्रेस से कई बार क्रांतियाँ रुक गई हैं, लेकिन प्रेस को बैन करने से क्रांति ना हुई हो, ऐसे उदाहरण नहीं है। बल्कि जब आप प्रेस को बैन करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं, तो एक तरह से आप अपने आप को ही शक के दायरे में खड़ा कर लेते हैं कि ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं या आप डर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने उस ज़माने में जब कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रतिबंधित किए गए, बैन किए गए, इसका प्रबल विरोध किया और ये कहा कि नहीं, जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि शासन में क्या चल रहा है। और दरअसल मीडिया जो है या पत्र पत्रकारिता जो है, ये सरकार और जनता के बीच का एक पुल है, एक सेतु है, एक ब्रिज है, जो सूचनाओं को संप्रेषित करता है एक दूसरे के पास। और सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का इन सब के अलावा कि उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के द्वार को खोला था, जो एक लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। ये आप अपने जीवन में देखिएगा, कोई दराज, कोई दरवाज़ा, कोई ताला यदि लंबे अरसे से बंद पड़ा हो ना, तो उसको सबसे ज़्यादा ताकत उसको खोलने में लगानी पड़ती है। राजा राम मोहन राय ने वही प्रयास किया है। और उसके बाद, उनके बाद आप देखें तो बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में समाज सुधारकों की पूरी फौज खड़ी हुई है। केवल बंगाल में नहीं, पूरे देश में जो राजा राम मोहन राय से प्रभावित है, उनकी योजनाएं, उनके कार्यक्रम, उनकी रणनीतियों से सहमति रखती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत की शुरुआत में राजा राम मोहन राय का योगदान अद्वितीय है। उनके समकक्ष या उनके बराबर उस समयावधि में कोई दूसरा नहीं दिखता।